Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about question number 52 of question bank. Kamyab Enterprises is the business और Abbas is basically the owner of this business. ये एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और ये बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ज़रा अगर हम एक दफ़ा देख लें तो रिक्वायरमेंट से इसके आपको वर्कआउट करना है। यू हैव टू कंप्यूट टैक्स, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सो इनकम और टैक्स दोनों का कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है फॉर टैक्स ईयर 2024। एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है रिक्वायरमेंट में एंड इट सेज कि आपकी जो कैलकुलेशन है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर से आपने स्टार्ट करनी है 12.7 मिलियन। तो ये 12.7 मिलियन का फिगर ये वही फिगर है जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर सवाल में दिया हुआ है। मिनिमम टैक्स को इग्नोर करने का कहा है सवाल ने और रेलिवेंट कैलकुलेशन एग्जाम्पशन ये आपने बतानी है। सो द डील इज सिंपल। यहाँ पे हमें ये एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है और इसमें से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी 12.707 सो हम स्टार्ट में क्या करेंगे जी, एक वर्किंग पहला पेज हम अपना ब्लैंक छोड़ देते हैं और जो हमारा सेकंड पेज होगा उसके ऊपर हम विल स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्किंग दैट विल बी फॉर बिजनेस इनकम। सो बिजनेस इनकम में आप स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर है दैट इज 12,707,000। सो ये हम मेंशन कर लेते हैं। अब जो सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अबाउट सम ऑफ द एलिमेंट्स, जो जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेंशन्ड है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और लास्ट में अदर इनकम की बात हो रही है और यहाँ ऊपर अदर इनकम। सो आपको पहले तो ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट वर्कआउट हुआ है इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं, अदर इनकम ऐड हुई है। तो अगर इन एक्सपेंसेस में कोई ऐसा एक्सपेंस है जो टैक्स लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो हमें उस एक्सपेंस को रिवर्स करना होगा। और इसी तरह अगर इनकम में कोई ऐसी चीज़ है जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है तो मुझे अब बेसिकली ये जो रिजल्टेंट फिगर है ना 12.7 मिलियन की, 707 मिलियन की, इसको एक्चुअली मुझे इसको करेक्ट करना है। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो टोटल अमाउंट है 26.042 मिलियन, ये पूरी इस 26 मिलियन की फिगर में क्या क्या शामिल है ये सब कुछ नहीं बताता है सवाल आपको। सवाल आपको सिर्फ चंद एक पॉइंट्स बताता है, जैसे यहाँ पे एक और दो पॉइंट्स बताए हुए। सो आपको बस इन दो पॉइंट्स में जो गलती है उसको करेक्ट करना है और लेकिन वो करेक्शन आप कहाँ करेंगे, इस फिगर के अंदर। ठीक है, ओके। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट वन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसने आपको बताई हुई है सवाल में 12 लाख रुपए की। सो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक होती है और टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। टैक्स लॉ की तो अपनी एक अकाउंट डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। तो इसलिए पहला मेरा एडजस्टमेंट तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करेक्शन ये बनेगी कि जो अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है वो मैं ऐड बैक कर देता हूँ जो कि 12 लाख रुपए है, क्योंकि ये तो टैक्स लॉ की नज़र में एक्सपेंस नहीं है। मुझे इस प्रॉफिट की फिगर को करेक्ट करते करते ऐसा प्रॉफिट वर्कआउट करना है, ऐसा प्रॉफिट वर्कआउट करना है जो टैक्स लॉ के एन मुताबिक कैलकुलेट हुआ हो। तो इसलिए मैं ये सारी करेक्शंस करता जाऊंगा, जो टैक्स लॉ एक्सेप्ट नहीं करता है वो मैं रिवर्स कर दूंगा। सो ये चूंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है और ये एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है और अगर मैं इस एक्सपेंस को रिवर्स करना चाहता हूँ तो मुझे इसको इस प्रॉफिट की फिगर में दोबारा से ऐड करना होगा। नेक्स्ट आइटम इज टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन 1 जुलाई 2023 वर। सो ये टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यूज़ दी हुई हैं लेकिन ये साल के शुरू की दी हुई हैं, 1 जुलाई की वैल्यूज़ हैं। और डेफिनेटली अगर 1 जुलाई की वैल्यूज़ हैं प्लांट एंड मशीनरी की, कंप्यूटर्स की और मोटर व्हीकल्स की, तो मुझे इन प्रॉफिट्स सॉरी इन रिटन डाउन वैल्यूज़ से फिर आगे डेप्रिसिएशन वर्कआउट करनी है। सो इट वुड बी बेटर कि मैं एक अलहदा से वर्किंग बना लूँ। आई विल कॉल इट वर्किंग 2 एंड दैट विल बी फॉर डेप्रिसिएशन। सो ये डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लॉ के मुताबिक। सो जितनी भी रिटन डाउन वैल्यूज़ दी हुई हैं दैट इज़ फॉर प्लांट एंड मशीनरी
इट इज़ फॉर कंप्यूटर्स एंड फॉर व्हीकल्स। सो ये हम मेंशन कर लेते हैं और सिंपली जो वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन हैं तीनों, ये तीनों वैल्यूज़ हम ले जाते हैं इस वर्किंग के अंदर। सो दिस विल बी 6 8, so these are written down values 686000, 800,000 एंड 3 मिलियन। सो ये रिटन डाउन वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि 80% आप बिजनेस पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करें, मोटर व्हीकल्स को। तो इसका मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ अपने पास कि व्हीकल्स जो हैं ये 80% यूज़ हो रहे हैं बिजनेस में। तो इस डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो डेप्रिसिएशन वर्कआउट होगी वो पूरे का पूरा एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, बल्कि उस डेप्रिसिएशन का 80% हमें एक्सपेंस अलाउड होगा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि आपने एक नया कंप्यूटर ख़रीद लिया है जो कि 1 अप्रैल 2024 को ख़रीदा है और ये 1.5 लाख रुपए का है। नाउ जो डेप्रिसिएशन का जो असूल है वो ये है कि आप जिस साल में एसेट को एक्वायर करते हैं उस साल में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो मैं वेरी क्विकली आई गो टू द रेलेवेंट नोट्स पेज, और डेप्रिसिएशन का असूल हमने ये पढ़ा है कि इट विल बी फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी। सो ये जो न्यू कंप्यूटर है इसके लिए हम अलहदा से इसी डेप्रिसिएशन की वर्किंग में ही आगे लिख लेते हैं कि हमारे पास एक न्यू कंप्यूटर भी है जिसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन वर्कआउट करनी है। सो मैं मुनासिब सी जगह छोड़ के आई मेंशन न्यू कंप्यूटर। सो ये जो न्यू कंप्यूटर है इसकी कॉस्ट आपको सवाल में बताई हुई है एंड दैट इज़ 150,000, और हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। सो इट्स अ न्यू कंप्यूटर, तो मुझे पहले ये देखना होगा कि क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं है। वो मुझे ऐसे पता चलता है कि मैं अपनी एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की डेफिनेशन देखूंगा। सो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट ये आइटम्स लिखे हुए हैं जो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दिए गए हैं। सो कंप्यूटर्स इन निकाल दिए गए हुए एसेट्स में नहीं आता है, तो इसका मतलब वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है। और अगर एक एसेट एलिजिबल डेप्सिबल एसेट हो तो फिर उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना होता है। इनिशियल अलाउंस का रेट आपको थर्ड स्केड्यूल में गिवन है, इट इज़ 25%। सो जो थर्ड स्केड्यूल में अल्फाज हैं वो 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन आपने 25% लेना होता है तमाम एलिजिबल डेप्सिबल एसेट्स के लिए, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए नहीं, सब के लिए। यहाँ पे अब ये चूंकि नया कंप्यूटर है तो इसका मतलब दिस इज़ एन एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। इज़ दिस एन एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट? द आंसर इज़ यस, इट इज़। तो इसका मतलब मुझे इसके ऊपर पहले इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना होगा एट द रेट ऑफ 25%। सो 25% मैं इस 1,50,000 का बनाऊंगा तो इट विल बी 37,500। सो ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 1,12,500 बचती है। अब इसके ऊपर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अगेन जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपको एग्जाम में गिवन होता है। सो जो कंप्यूटर्स के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया गया है दैट इज़ 30%। ठीक है जी। सो ये 30% का रेट हम इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और चूंकि फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है मुझे, सो 30% अब मैं 1,12,500 का बनाऊंगा। सो इट विल बी 33,750। ठीक है। सो अगर हम इसको भी माइनस कर दें तो हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू आ जाती है 78,750। सो जो एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम क्लेम कर सकेंगे वो ये 37,500 और 33,750 होगा। अच्छा जी, ये तो न्यू कंप्यूटर का मामला हमने निबेड़ दिया। अब ज़रा हम देखते हैं कि और मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है। अ मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन 15 जून 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 7.5 लाख ऑन 31 मई 2024। सो आपने एक मोटर व्हीकल को बेच दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 मिलियन की वैल्यू दी हुई है इसमें ये शामिल है, क्योंकि ये किस दिन की वैल्यू है, ये साल के शुरू की वैल्यू है, और आपने ये बेचा है 31 मई 2024 को। तो इसका मतलब 3 मिलियन में ये शामिल है। तो मुझे पहले तो काम ये करना पड़ेगा कि ये जो मैं 3 मिलियन लिख रहा हूँ इसमें से मुझे डिस्पोजल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे डिस्पोजल यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं इस साल की डेप्रिसिएशन बना सकूंगा।
अब अगर मैंने डिस्पोजल को माइनस करना है तो मुझे सेम वैल्यू माइनस करनी है। सेम वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि ये टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज दी हुई हैं, दिस इज टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, और मुझे टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ही चाहिए जो मैं 3 मिलियन में से निकालूं। अगर मैं ये कॉस्ट निकाल दूंगा तो भी गलत होगा, और अगर ये कंसिडरेशन निकाल दूंगा तो भी गलत होगा। सवाल में एक और चीज़ बताई हुई कि कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटर व्हीकल वाज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स। अब ये जो कैरिंग वैल्यू का जो वर्ड है ना, दिस इज स्पेसिफिकली एन अकाउंटिंग टर्म। सो बैलेंस शीट में एसेट जिस वैल्यू से आ रहा होता है वो उसकी कैरिंग वैल्यू कहलाती है। ठीक है। सो इसका मतलब ये है, इस सेंटेंस का इम्पैक्ट ये है, कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटर व्हीकल वाज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग में कोई गेन या लॉस आपको नहीं हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि जब आप अपनी बिजनेस की वर्किंग बना रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट की, तो जो अकाउंटिंग का गेन और लॉस है वो तो ज़ीरो है, तो इसलिए उसकी कोई करेक्शन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा इन केस ऑफ व्हीकल। अगर कोई अकाउंटिंग का गेन और लॉस प्रॉफिट में शामिल हुआ हुआ होता तो मैं उसको रिवर्स करता, लेकिन वो चूंकि है ही ज़ीरो तो इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी। सो अब अगला मामला क्या है? अगला मसला ये है कि इस मोटर व्हीकल की मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए, टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि मैंने इस 3 मिलियन में से जो टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है वो मैं माइनस करना चाहता हूँ। सो वो टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? उसके लिए डेफिनेटली आपको एक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। सो we'll make another working, we'll call it working 3, and this will be for disposal of motor vehicle. सो डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल के लिए आप एक वर्किंग बनाएं और इसमें देखें कि आपके फर्स्ट ईयर में क्या हुआ। फर्स्ट ईयर देखें ज़रा कौन सा बनता है, जिस साल में आपने ख़रीदा था। सो मोटर व्हीकल आपने ख़रीदा कब था? एंड द क्वेश्चन टेल्स यू कि इट वाज परचेज ऑन 15 जून 2022। इसका मतलब टैक्स ईयर 2022 बनता है। तो टैक्स ईयर 2022 में आपने ख़रीदा, 2022 टैक्स ईयर, और इसमें इसकी कॉस्ट कितनी आपको सवाल में क्लियरली बताई हुई कि वो 1 मिलियन है। सो वी आर एज्यूमिंग कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं बनेगा, और 1 मिलियन विल बी द वैल्यू जिसमें से हम फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट अगेन आपको जो एग्जामिनर है वो बताता है डेप्रिसिएशन के रेट्स। सो इट इज़ इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स इट विल बी 15%। सो 15% से आप इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो अगर मैं इस 1 मिलियन का 15% बनाऊँ तो ये 1,50,000 रुपये बनता है। सो ये हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 8,50,000। ये 8,50,000 की रिटर्न ऑन वैल्यू कब है? 2022 के एंड पे। और 2023 में क्या हुआ? 2023 में तो सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एंड दैट विल बी एट द रेट ऑफ 15%। तो 8.5 लाख का आप 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,27,500 बनेगा। सो इसको भी आप माइनस कर लें तो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू बन जाती है 7,22,500। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली द नंबर 7,22,500 जो कि टैक्स लॉ के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू बनती है। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो 3 मिलियन थी ये क्या थी? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। इसमें से अब मैं निकाल दूंगा टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दैट व्हीकल जो मैं बेच चुका हूँ, तो वो कितनी है? 7,22,500। सो 7,22,500 एक्चुअली मुझे यहाँ से निकाल देना है, 7,22,500। सो ये हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। सो व्हाट, और तो कोई एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरे पास जो एसेट्स बचे हुए हैं वो 6,860,000 और 8 लाख और 22,77,500, ये मेरे पास एसेट्स बचे हुए हैं जिनके ऊपर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15% है, कंप्यूटर्स के लिए 30% है, और व्हीकल्स के लिए भी 15% है।
ठीक हो गया जी। सो अगर आप डेप्रिसिएशन, आप ये जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं इनके ऊपर ये परसेंटेजेस लगाएं तो व्हाट यू गेट इज़ 1029,000 और 30% अगर 8 लाख का बनाएं तो ये 2,40,000 है। और इसी तरह अगर आप 15% बनाएं 22,77,500 का तो व्हाट यू गेट इज़ 341,625। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 80% यूज़ होता है कारोबार में, तो इसका मतलब 341,625 का 80% मुझे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, एंड दैट विल बी 2,73,300। ठीक है जी। सो ये मुझे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, ये अलाउड होगा और ये अलाउड होगा। सो दीज विल बी द अमाउंट्स जो कि मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होंगी। और इसके नीचे भी मैं कुछ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वर्कआउट कर चुका हूँ, तो ये भी मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होंगी। सो टैक्स लॉ के मुताबिक अगर हम इन सारी फिगर्स को जमा कर लें, सो कौन कौन सी, सो लेट मी जस्ट ऐड द डेप्रिसिएशन 1029,000, 2,40,000, 273,300 एंड 37,500 और 33,750। सो इन सब को आपने प्लस कर लेना है। ये वो डेप्रिसिएशन है जो टैक्स लॉ के मुताबिक आपको अलाउड है। सो इट विल बी 1,613,550। सो 16,13,550 ये आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगी। सो टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी 16,13,550। डन हो गया जी डेप्रिसिएशन। अब कौन सा काम रह गया हमारा, हमारा काम ये रह गया है कि ये जो डिस्पोजल हुई थी मोटर व्हीकल की, इसके ऊपर हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, ये तो हमने वर्कआउट ही नहीं किया। सो ये वर्कआउट करना भी तो ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि मेरी कंसिडरेशन कितनी थी। कंसिडरेशन, सो आई एम गोइंग टू वर्क आउट गेन और लॉस। सो कंसिडरेशन कितनी थी, सवाल को ज़रा रेफर करें। सो वो 7.5 लाख रुपए है। ठीक है, इट वॉज सोल्ड फॉर 7.5 लाख। तो कंसिडरेशन तो हो गई 7.5 लाख, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7.5 लाख। अब इसमें से माइनस क्या करना है आपको, टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि मैं टैक्स का गेन और लॉस वर्कआउट कर रहा हूँ। सो टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, वो है 7,22,500। लेकिन मोटर व्हीकल्स के केस में क्या प्रॉब्लम है कि ये 80% यूज़ होते थे कारोबार के लिए। ठीक है जी। सो जहाँ पे एसेट इज़ पार्टली यूज इन द बिजनेस, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं कि 80% इज़ फॉर बिजनेस एंड 20% इज़ फॉर सम अदर यूज़। तो इसका मतलब हमें जो डेप्रिसिएशन 2022 में अलाउड हुई होगी वो कितनी अलाउड हुई होगी, 1,50,000 का 80%, जो कि बनता है 1,20,000। ये मुझे एक्सपेंस अलाउड हुआ होगा। इसी तरह 2023 में मुझे कितना एक्सपेंस अलाउड हुआ होगा, 80% लूँगा मैं 1,27,500 का। सो दिस विल बी 102,000। अब कुछ एक्सपेंस ऐसा भी है जो मुझे अलाउड नहीं हुआ, सो वो कितना होगा, वो 20% होगा। सो अगर हम वो 20% वर्कआउट करें तो वो 30,000 बनता है टैक्स ईयर 2022 के केस में, और 25,500 रुपये बनते हैं टैक्स ईयर 2023 के केस में। नाउ टैक्स लॉ ये कहता है कि जब आप टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू वर्कआउट करें, सो मैं आई जस्ट टेक यू टू द रेलिवेंट स्लाइड जहाँ पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कोई अनोखी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सो वी हैव स्टडीड दिस, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने एसेट पार्टली यूज इन द बिजनेस में पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि हम ऑन डिस्पोजल ऑफ सच एसेट फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में से हम क्या माइनस करें, सो या ये इन दोनों में से कुछ भी जो डाटा में गिवन हो। टैक्स की रिटर्न ऑन वैल्यू लें और उसमें ऐड कर दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिसअलाउड, जो आपको अलाउ नहीं हुआ था, ये कंसिडरेशन से माइनस होगी। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू में पहले मैं जमा करूंगा डिसअलाउड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। सो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन कितनी है, वो ये है। तो अगर हम इस 30,000 और 25,500 को जमा करें
तो ये 55,500 रुपये बनते हैं। तो टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है? 7,22,500। सो 7,22,500 में आप जमा करेंगे 55,500। ठीक है। सो ये आपने इसमें जमा करना है। तो व्हाट यू विल गेट इज 778,000। ये आप माइनस करेंगे कंसिडरेशन में से। तो व्हाट यू विल गेट इज अ लॉस ऑफ 28,000। ठीक है, दिस इज अ लॉस एंड दिस इज अ टैक्स लॉस। टैक्स लॉ के मुताबिक डिस्पोजल पे आपको लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस है इसको मैं डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल 28,000। सो हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे क्योंकि इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर में ये अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ हुआ। ठीक हो गया जी। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। अच्छा जी, अब ये हमारी जो इंफॉर्मेशन थी ये कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 40,000 पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 23 मार्च 2024 एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है जी, सुपरवाइज़र को आपने तनख्वाह दे दी एडवांस में और ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ, इसको बहुत जल्दी में पैसे चाहिए थे। 23 मार्च को पाकिस्तान डे था, इसलिए आपने उसको जल्दी में कैश में दे दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान डे हो या जो भी हो, टैक्स लॉ तो टैक्स लॉ है। और टैक्स लॉ ये कहता है, हमने डिडक्शंस नॉट अलाउड में पढ़ा है कि जो सैलरी है वो आपने बैंकिंग चैनल से देनी है अगर वो 32,000 रुपये से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने कितनी तनख्वाह दे दी है? जो आप 1,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब वायलेशन हो गई ना आपसे। तो इसका मतलब टैक्स लॉ की नज़र में ये अब एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है। टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानेगा क्योंकि ये डिडक्शंस नॉट अलाउड की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें तो ये 40,000 शामिल है। तो इसका मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो रिवर्स कैसे करेंगे? सैलरी टू सुपरवाइज़र, वो 40,000 वापस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जमा कर दें आप। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्स हो गया वो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। इसमें क्या है जी? एक्सपेंडिचर आपने किया इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च पे और इसमें आपने कुछ सैलरीज पे की साइंटिस्ट को, कुछ मटेरियल खरीदे 2,30,000 रुपए के। 7 लाख रुपए आपने पे कर दिए टू अ कंपनी इन चाइना फॉर सपोर्टिंग केस साइंटिफिक रिसर्च वर्क। आपने चाइनीज कंपनी को कुछ पैसे दे दिए। दिस एक्सपेंडिचर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एसेट, और इसको इंटेंजिबल के तौर पे भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ़ायदा 1 साल से कम है। लेकिन सवाल ये है कि साइंटिफिक रिसर्च के बारे में टैक्स लॉ ने हमें क्या गाइडेंस दी है? टैक्स लॉ ने ये कहा है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर होता ही वो है कि जो एक्टिविटी पाकिस्तान में हो। अगर आपने पाकिस्तान के बाहर कोई रिसर्च एक्टिविटी किया तो वो तो टैक्स लॉ उसको एक्सपेंस तस्वर नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आपसे वायलेशन क्या हुई है कि आपने ये जो चाइना में साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंस किया है 7 लाख रुपए का, ये टैक्स लॉ एक्सपेंस नहीं मानता है। तो बाकी एक्सपेंसेस ठीक है, लेकिन ये जो 7 लाख रुपए हैं ये टैक्स लॉ नहीं मानता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे? साइंटिफिक रिसर्च का जो एक्सपेंस है 7 लाख रुपए, वो आप वापस जमा कर दें इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्योंकि ये 7 लाख रुपए तो एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है। लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। ठीक है, तो ये 7 लाख वापस जमा हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट आइटम इज एन एक्सपेंस ऑफ 6,50,000 एज एन इंस्टॉलमेंट टूवर्ड परचेज ऑफ प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट। जब आप कोई एसेट खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट देते हैं तो वो क्या होता है? क्या वो एक्सपेंस होता है या आप उसको एडवांस पेमेंट के तौर पे एक एसेट के तौर पे लिखते हैं? सो दिस इज एक्चुअली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो टैक्स लॉ ने जहाँ पे सेक्शन 21 में डिडक्शंस नॉट अलाउड बताए हैं, वहाँ पे टैक्स लॉ ने बड़ा क्लियरली कहा है जी कि अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको तो आपने एक्सपेंस नहीं बनाना है। तो एडवांस आप अगर पे कर रहे हैं एक प्लॉट की इंस्टॉलमेंट, तो इसका मतलब ये तो वायलेशन है कि अगर आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लिख दिया।
तो इस वायलेशन को 6,50,000 की जो वायलेशन गलत आपने पेमेंट एक्सपेंसेस में मेंशन की हुई है, इसको रिवर्स कैसे करेंगे? इसको रिवर्स ऐसे करेंगे, वापस जमा कर दें इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लॉट, ठीक है, 6,50,000 रुपये। सो ये आप वापस जमा कर देंगे। नेक्स्ट आइटम इज परचेज ऑफ गोट्स, बकरे खरीदे जी आपने 2,25,000 रुपये के, फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा। द पेमेंट वॉज मेड थ्रू क्रॉस चेक। क्रॉस चेक से करो, बैंक ड्राफ्ट से करो, जैसे भी करो। बकरा ईद पे बकरा ज़बह करने के लिए कारोबार से में एक्सपेंस कैसे हो गया? ठीक है, तो ये तो किसी तरह भी बिजनेस एक्सपेंस है ही नहीं, तो ये तो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ज़ाती खर्चा है आपका। और पर्सनल एक्सपेंडिचर क्योंकि आपने तो ज़ाहिर सवाब की नीयत से ये करना है, तो आप इसको कारोबार का एक्सपेंस नहीं कह सकते। ठीक है, सो टैक्स लॉ ने जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी मना किया है कि आप ये एक्सपेंस नहीं बना सकते। सो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। ठीक है, सो ये जो आपने गोट्स खरीदे हैं 2,50,000 रुपये के, ये बिल्कुल एक्सपेंस अलाउड नहीं है, इसको अपने प्रॉफिट में वापस जमा करें। 2,50,000 है, मैं गलत अमाउंट तो नहीं लिख रहा, नहीं सॉरी 2,25,000 रुपये है। सो 2,00,000, सो दिस इज 2,25,000। सो ये हम वापस ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम इज डोनेशन, 10,00,000 रुपए का अप्रूव प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया। 40% ऑफ दिस अमाउंट वॉज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल, और ऑल डोनेशंस वर मेड थ्रू क्रॉस चेक। अब पहली बात तो ये कि डोनेशन जो है वो किसी तरह भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, तो पहला काम तो आप ये करें कि इसको अपने प्रॉफिट में इसका इम्पैक्ट रिवर्स कर दें। डोनेशन जो आप दे रहे हैं पूरे का पूरा 1 मिलियन, इसको वापस जमा कर दें, ये तो एक्सपेंस है ही नहीं। ठीक है जी। और अगला काम क्या करें? अगला काम ये करें कि टैक्स लॉ पे एक नज़र दौड़ाएं, तो आपको पता चलेगा कि टैक्स क्रेडिट्स में हमने पढ़ा है कि पार्ट 10 चैप्टर 3 में आपको एक टैक्स रेट लॉ होता है और वो चैरिटेबल डोनेशंस का होता है। और अगर आपने वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को दिया है जो 13 स्केड्यूल मेंशन है, तो आप उसका बिल्कुल टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि आपने 40% of the amount was donated to organizations listed on the 13th schedule. So 13th schedule में जो listed हों उनको आप डोनेशन जो है वो दे सकते हैं, राइट। सो अब 13th schedule में जो है वो तो उनको जो आपने डोनेशन दिया वो 40% है। ठीक हो गया। सो 40%, इसका मतलब 1 मिलियन में से 40% जो होगा 4,00,000 रुपए, उसका आप टैक्स रेट बना सकेंगे। सो आई व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसकी एक अलग से वर्किंग बना लूँगा। सो अभी तक हम वर्किंग 3 बना चुके हैं, लेट्स मेक वर्किंग 4 फॉर टैक्स credits, and our tax rate will be for donations, और हम अमाउंट ऑफ डोनेशन मेंशन कर लेते हैं, दिस इज़ 1 मिलियन, लेकिन टू 13th स्केड्यूल इंस्टीट्यूशन वो 4,00,000 रुपये है। सो इसको अब हम कंपेयर करेंगे, जो डोनेशन के लिए हमने पहले वैल्यू सी बनानी होती है, यानी आप 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ कंपेयर करते हैं। सो वो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम वो मैं अभी तो नहीं कैलकुलेट कर सकता क्योंकि अभी मैंने टैक्सेबल इनकम नहीं बनाई है। ठीक है, सो नेक्स्ट आइटम इज़ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये पहले इसका टैक्स रेट होता था, अब इसका टैक्स रेट ख़त्म हो चुका है। सो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक फजूल इन्फॉर्मेशन है, अभी के टैक्स लॉ के मुताबिक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है टैक्स कैलकुलेशन में। अगर आपने 2,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है, हाँ, लेकिन बता ये ज़रूर है कि अगर ये 2,00,000 रुपए का इंश्योरेंस आपने पे किया है तो ये कारोबार का खर्चा नहीं है, इसका ये इम्पैक्ट ज़रूर है। टैक्स रेट तो नहीं बनेगा, लेकिन इस 2,00,000 रुपए की इंश्योरेंस जो है ये बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है। तो इसलिए हम जो अपनी बिज़नेस की जो वर्किंग बना रहे हैं उसमें इंश्योरेंस, क्योंकि इसका पर्सनल खर्चा है, अपने और ख़ानदान वालों की इंश्योरेंस करवाई है, तो ये 2,00,000 रुपए हम वापस जमा कर देते हैं इस प्रॉफिट में, ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट आइटम क्या है? अदर इनकम। अदर इनकम में कुछ अमाउंट शामिल हैं और वो क्या है? एन अमाउंट ऑफ 7,20,000।
और ये कहाँ से मिली? फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड जब आपको मिलता है ना, वो उसके लिए आप याद रखें कि टैक्स रिफंड्स जो होते हैं वो तो इस वजह से बनते हैं क्योंकि आपका ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये टैक्स पेबल से ज़्यादा हो, यानी इसका मतलब आपने ही पहले ज़्यादा टैक्स आपसे लिया गया था, जो आपको अब वो वापस करें, वो रिफंड बनता है। तो रिफंड, टैक्स रिफंड जो होता है वो ना तो इनकम है, वो किसी तरह भी आपकी इनकम नहीं है, ठीक है। सो टैक्स रिफंड इज़ नॉट योर इनकम। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब अगर आपने उसको अदर इनकम के तौर पर लिख दिया है तो ये बात गलत है। दूसरी बात ये लिखी हुई है इसमें कि दिस अमाउंट इंक्लूड्स एन एडिशनल पेमेंट ऑफ 80,000 ड्यू टू डिले इन टैक्स रिफंड। तो अब इस 7,20,000 के दो हिस्से हैं, एक तो है 80,000 रुपये, और अगर मैं 80,000 यहाँ से माइनस कर दूँ तो वो बन जाएगा 6,40,000, ठीक है। सो 6,40,000 एक्चुअली रिफंड है, और 80,000 रुपये आपको एडिशनल पेमेंट मिली है क्योंकि रिफंड आपको देर से मिला था। तो ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, मार्कअप ही होता है, क्योंकि अगर आप टैक्स पे करने में देर करें तो आपने डिफ़ॉल्ट से चार्ज, एक तरह का मार्कअप होता है जो पे करना होता है, और इसी तरह एफबीआर अगर रिफंड आपको देने में देर करे तो वो कुछ एडिशनल पेमेंट करते हैं। अब ये जो 80,000 रुपये है, पहली बात तो ये कि ये 7,20,000 आपकी इसमें से 6,40,000 रिफंड है, ये तो इनकम नहीं है। लेकिन क्या 80,000 इनकम है? तो इसके लिए आपने एक दफ़ा रेफ़र कर लेना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपको कोई एडिशनल पेमेंट मिले ऑन टैक्स रिफंड अंडर टैक्स लॉस, तो ये किस हेड ऑफ इनकम में फॉल करता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल है, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब जो एडिशनल पेमेंट है वो तो बिल्कुल आमदनी है। सो ये 80,000 रुपये, यस दिस इज़ योर इनकम। लेकिन ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बिजनेस की इनकम नहीं कंसिडर होगी। तो सबसे पहले काम ये करते हैं, हम 7,20,000 का इम्पैक्ट ख़त्म करते हैं। सो वो कैसे करेंगे? सो आपका जो रिफंड प्लस एडिशनल पेमेंट है वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में जमा हुई है ना, इस प्रॉफिट में जमा हुआ है, अदर इनकम में लिखा है। तो 7,20,000 रुपये को आप यहाँ से तो निकालें, क्योंकि ये आमदनी आपकी है ही नहीं, ये इनकम ही नहीं है। और दूसरा काम ये करें आप कि आप एक सेपरेट वर्किंग बनाएं, एंड दैट विल बी फॉर, लेट्स कॉल इट वर्किंग 5, एंड दैट इज़ फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिशनल पेमेंट ऑन टैक्स रिफंड्स, ठीक है, 80,000 रुपये। सो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप मेंशन कर लें। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स हुए हैं आपको, अच्छी बात है जी, गेन हो रहा है। तो कैपिटल गेन है 4,30,000 रुपये का और 2,50,000 रुपये का। क्या बेचा आपने? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड जो कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, और हिम्मत लिमिटेड जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। ये कब बिके हैं? 20 जून 2024 को। बोथ इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जनवरी 2022। सो ये कैपिटल गेंस जो हैं ये अगेन इनकम फ्रॉम बिजनेस तो नहीं है। तो पहले तो 4,30,000 और 2,50,000, सो इसको बिजनेस इनकम से निकालें और कैपिटल गेंस के हेड ऑफ इनकम में अलग से लिखें। सो यहाँ से आप लिखें कैपिटल गेंस, ठीक है जी। और कैपिटल गेंस जो है वो एमएल के केस में कितना है? इट इज़ 4,30,000, ये हम यहाँ से निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और एचएल हिम्मत लिमिटेड के केस में है 2,50,000, ये भी आप माइनस कर दें। और आप एक अलहदा वर्किंग बनाएं, और उसमें वो वर्किंग आप किस लिए बनाएं? लेट्स कॉल इट वर्किंग 6, एंड दैट विल बी फॉर कैपिटल गेन्स, ठीक है जी। सो कैपिटल गेन्स में एमएल से और एचएल से। सो जो गेन्स हैं आपको दिए हुए वो कितने कितने हैं? 4,30,000 और 2,50,000। ना चूंकि एचएल जो है ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी, इसका क्या मसला होता है थोड़ा सा अगर आप मुझे याद कराएं तो। वो होता ये है कि जो सिक्योरिटी हमने एक पढ़ी थी, सिक्योरिटी क्या होती है?
सिक्योरिटी होती है शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। अच्छा जी, पब्लिक कंपनी क्या होती है वो हमने कहाँ पढ़ा था? बेसिक कॉन्सेप्ट्स में चले जाएं और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखें। ये उस कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड पाकिस्तान उस पर ट्रेड होते हो। तो इसका मतलब लिस्टेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी का शेयर क्या होता है? सिक्योरिटी। अच्छा जी, अगर वो सिक्योरिटी होता है तो फिर क्या होता है? अगर वो सिक्योरिटी होता है तो फिर वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे टैक्स होता है, ठीक है। और उसके रेट ऑफ टैक्स अलहदा से आपको एग्जाम में दिए हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है 2,50,000, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। और 4,30,000 चूंकि अनलिस्टेड है तो ये तो आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम है। ठीक हो गया जी। सो ये मामला है यहाँ पे कैपिटल गेंस का। ठीक है जी। सो ये हमारी समझें कि सवाल का जो डाटा है वो तो अब हमने सारे का सारा फीड इन कर लिया है अपने क्वेश्चन, अपने वर्किंग्स में। अब हम ज़रा अपनी वर्किंग्स को थोड़ा टोटल करते हैं। अच्छा जी, चलें अब ज़रा वर्किंग्स को टोटल करते हैं। सो ये जो कैपिटल गेंस की वर्किंग 6 है, ये तो ऑलरेडी टोटल हुई भी है। इसमें तो कोई फिगर्स मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कुछ टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स क्रेडिट ये तो भी मैं कंप्लीट ही नहीं कर सकता क्योंकि अभी इनकम की कैलकुलेशन रहती है। यहाँ पे भी हम सारे कैलकुलेशंस टोटल कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन के भी सारे फिगर्स हम सवाल में फीड इन कर चुके हैं। अब ये जो बिजनेस इनकम की जो वर्किंग है इसको हम टोटल कर लेते हैं। इफ़ वी जस्ट मेक इट्स टोटल, तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास? इट विल बी 13,68,0,450। ठीक है जी। ये हमारे पास बिजनेस इनकम बन गई। अब सारी इनकम्स अगर बन गई हैं तो अब हमने अपना बेसिक जो मेन फॉर्मेट है वो प्रिपेयर करना है। मैं ज़रा थोड़ा क्विकली इसको लिख लेता हूँ जो जो अब मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। ये फॉर्मेट डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा। ह्यू, ओह, टफ डे एट वर्क। अच्छा जी, ये सारा फॉर्मेट बन गया। अब हम ज़रा अपनी वर्किंग्स से फिगर लाते हैं यहाँ पे। मेरी पहली वर्किंग ये बिज़नेस वाली थी, तो मैं ये बिज़नेस इनकम का फिगर यहाँ फीड इन कर लेता हूँ। 13,68,0,450। उसके बाद कैपिटल गेंस में इट्स कमिंग फ्रॉम दिस वर्किंग। कैपिटल गेंस में देखें क्या है हमारे पास, वी हैव 4,30,000 और 2,50,000। दिस इज वर्किंग 6। यहाँ नंबरिंग भी दे देते हैं, वर्किंग 1, वर्किंग 6 और 4,30,000 और 2,50,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सिर्फ वर्किंग के रेफरेंस के लिए मैं आगे जा रहा हूँ, अमाउंट तो मुझे याद है 80,000 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वर्किंग 5 और ये 80,000 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज वर्किंग 5 एंड दिस इज 80,000। यहाँ पे अब आप टोटल कर सकते हैं। टोटल इनकम में याद रखें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शामिल होता है। दिस इज 14,190,450 एंड दिस इज 2,50,000। ये दोनों फिगर्स मिल के टोटल इनकम बनेंगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम के लिए सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा। डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है सवाल में मेरे पास, तो इसका मतलब मेरा टैक्सेबल इनकम भी यही बनेगा, 14,190,450। ठीक है जी। अब टैक्स रेट्स की हमें तलाश है। टैक्स रेट्स तलाश करने कोई मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम सिचुएशन में, क्योंकि एग्जामिनर आपको देता है सवाल में टैक्स रेट्स, क्वेश्चन पेपर में मैंशन होते हैं। यहाँ से आप फैसला करेंगे, ये नॉन सैलरीड पर्सन ही है क्योंकि सैलरी इनकम तो है ही नहीं। ठीक है जी। और जो 14 मिलियन है तो इसका मतलब इसका ये 7th स्लैब ही बनेगा और आपने यहाँ से टैक्स की कैलकुलेशन बनानी है। दिस विल बी 7th स्लैब और जो फिगर बनेगी दैट विल बी, दिस इज 7th स्लैब नॉन सैलरीड। ठीक है जी। और दिस विल बी 4,33,1,658।
इसी तरह जो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसके लिए भी आपने टैक्स रेट्स देखने हैं। सो टैक्स रेट्स विल अगेन, यहाँ पे भी आपको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए जो सिक्योरिटीज़ के टैक्स रेट्स हैं ये आपको गिवन होंगे। सो द एप्लीकेबल टैक्स रेट हियर इज़ 12.5%। होल्डिंग पीरियड से आपने कैलकुलेट करना होता है। सो यहाँ पे जो मेरा रेट है दैट इज़ 12.5%। सो 2,50,000 रुपये पे आप ये अप्लाई करेंगे, सो 31,250 रुपये बनते हैं। अब बारी आती है टैक्स क्रेडिट्स की। टैक्स क्रेडिट्स अब कैलकुलेट करना हमारे लिए मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने एक्चुअली 30% बनाना होगा ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो कि 14,190,450 है। अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं। सो इसका 30% आप कैलकुलेट कर लें। सो इट विल बी 4257,135। ठीक है जी। सो अब इन दोनों फिगर्स को आपको कंपेयर करना है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करे जा रहा है। सो ये मैं कोई ऐसी अपने पास से नहीं बना रहा। सो टैक्स क्रेडिट्स में जाएं और देखें हमने क्या करना होता है डोनेशंस के केस में। तो आपको पहले एक वैल्यू सी बनानी होती है। वैल्यू सी में आप अमाउंट ऑफ डोनेशन को कंपेयर करते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, और जो लेसर होता है वो वैल्यू सी बन जाता है। तो अब वैल्यू सी क्या बनी यहाँ पे, वैल्यू सी इज़ 4,00,000। इस वैल्यू सी को क्या करते हैं, घर ले जाएं। सो वैल्यू सी को ए ओवर बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या है आपका टैक्स का फिगर, और बी क्या है टैक्सेबल इनकम का फिगर। ठीक है जी। सो ए ओवर बी से मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि 4,00,000 को एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने अभी टैक्स का फिगर वर्कआउट किया जो कि था 4,33,1,658, और डिवाइड करना है इसको जो मैंने टैक्सेबल इनकम वर्कआउट की थी, जो है 14,190,450। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और द अमाउंट विल बी 122,101। ठीक है जी। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। वर्किंग नंबर 4, वापस चलते हैं। सो वर्किंग नंबर 4, 122,101, ये आप माइनस कर लेंगे, एंड टैक्स पेबल विल बी 4,209,557। विदहोल्डिंग टैक्सेस नहीं है सवाल में, तो योर टैक्स डिमांड इज 4,209,557। ठीक है जी। और ये 31,250 ये भी आपने एज इट इज़ पे करना है। ठीक है जी। और इन दोनों को जमा कर लेंगे अगर आप, तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी दैट विल बी 4,240,807। सो दिस इज़ योर ब्यूटीफुल आंसर। सो अब अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।